सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट के 2018 के एमसीक्यूज इंग्लिश सेक्शन के। राइट, तो देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। राइट, एक स्टेटमेंट है और पहले तो उस स्टेटमेंट को लिखा है 3 लाइन्स में, फिर उसको डिवाइड किया हुआ नीचे, तो आपको आउट ऑफ दिस यहाँ पे जो है ऑप्शन को बताना पड़ेगा। ठीक है जी। स्पॉटिंग एरर, द डिबेट sentence saying the debate between destiny and the power of self determination in the web of life is not going to be resolved every time. This is the statement. Now options are given, like the sentence is broken into parts, like the debate between destiny, ये वाला पार्ट रॉन्ग है, and the power of self determination in the web, ये रॉन्ग है, of life is not going to be resolved every time soon, ये रॉन्ग है, या from a known showroom. राइट, तो आप यहां देख सकते हो the debate between destiny and the power of self determination. आपको पता है कि जब भी हम दो की बात करते हैं स्टूडेंट्स, एंड से कनेक्ट कर रहा है, the power of self determination एक चीज है, destiny एक चीज है, दो के लिए between का ही यूज किया जाता है, तो सेंटेंस सही चल रहा है। in the web of life is not going to be resolved एवरी टाइम सून, ये रॉन्ग है। तो थोड़ा सा अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे होंगे, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो एग्जाम्स हैं आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट या बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए स्टूडेंट्स की बेसिकली आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो एवरी टाइम यहां पे गलत है, इंस्टेड ऑफ एवरी टाइम सून इट शुड बी एनी टाइम। यहां पे एनी टाइम होना चाहिए इंस्टेड ऑफ एवरी टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, इट वॉज आई who was responsible, blank का क्वेश्चन है, dash making all the arrangements for the successful completion of his studies. राइट, तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, मुझे लगता है कि ये इजी सवाल है और आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। सो इट वाज आई, इट वाज मी, तो सोचना मत, इट वाज आई हु वाज रिस्पॉन्सिबल डैश। तो रिस्पॉन्सिबल के साथ प्रपोजिशन भरनी है आपको यहाँ पे, तो राइट प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। For could be the right answer here. It was I who was responsible for making all the arrangements. So C could be the right answer. Next, one word, person who is rough and ill mannered. ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो रफ होता है और ill mannered होता है, मतलब जिसको सेंस कम होती है। ठीक है, one who doesn't know how to talk, how to behave, राइट, जो मतलब जिसको बिहेव करने का ज्यादा अच्छा सेंस नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज कॉन्वेंटिकल, कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट तो एक ना अनप्लेजेंट फीलिंग होती है, अनप्लेजेंट फीलिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्राइट। बेसिकली कॉन्ट्राइट होता है जैसे आप अपने रूम में जाते हो और आपने देखा कि वहां पे बहुत सारी चीजें जो बिखरी हुई हैं, मतलब कुछ भी चीज सिस्टमेटिक वे से नहीं है, तो जो एक अनप्लेजेंट बुरी सी फीलिंग आती है दैट इज कॉल्ड बेसिकली कॉन्ट्राइट। तो कॉन्ट्राइट तो नहीं होगा, बोरिश इसका राइट आंसर बनेगा, दिस इज बोरिश। राइट, चलिए नेक्स्ट, द टीचर डैश सेवरल पॉइंट्स बिफोर द एग्जाम्स। कि टीचर ने क्या करा, बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर करा, किसके, सेवरल पॉइंट्स। अब यहां पे जो फ्रेजल वर्ब हम डालेंगे उसका मीनिंग कुछ जाएगा एक्सप्लेन सेंस में, एक्सप्लेन। सो द टीचर एक्सप्लेन्ड सेवरल पॉइंट्स बिफोर द एग्जाम्स। राइट, तो यहां पे बेसिकली बच्चे ज्यादा सोचते हैं फ्रेजल वर्ब का सवाल है कि आंसर ए होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं क्लियर्ड आउट मत करना, रॉन्ग हो जाएगा। नहीं तो क्लियर्ड आउट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डर्ट। क्लियर्ड ऑफ कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती है, और ये वाला जो क्लियर्ड ऑफ होता है इसका मतलब होता है जैसे फ्री कर देना ट्रैफिक से, फ्री फ्रॉम ट्रैफिक, या वी कैन से मॉब, भीड़, भीड़ को अलग कर देना, उससे निजात पा लेना। क्लियर्ड अप यहां पे राइट आंसर बनेगा, एंड विच मींस बेसिकली एक्सप्लेन्ड। सो द टीचर क्लियर्ड अप सेवरल पॉइंट्स बिफोर द एग्जाम्स, मतलब पेपर से पहले टीचर ने क्या करा, बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर करा, बच्चों के एक्सप्लेन किया, पॉइंट्स को क्लियर नहीं किया बल्कि उनको एक्सप्लेन किया। चलिए, फाइंड द एरर्स, तो एरर्स ढूंढना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है इफ आई डिड दिस आई शैल बी रॉन्ग। सेंटेंस सेइंग इफ आई डिड दिस आई शैल बी रॉन्ग। तो अब आपको यहां पे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे देखो हम ऐसे बोलते हैं इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा, you will
get success. If you work hard, you will get success. So if you work hard, अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे. ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर. अब ये रिजल्ट है. नाउ दिस इज व्हाट रिजल्ट, राइट. तो रिजल्ट जब फ्यूचर में आता है तो इसको प्रेजेंट में लिखा जाता है. अब यहां पे भी आप देख सकते हैं रिजल्ट फ्यूचर में. मैं रॉन्ग होऊंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा. तो ये कंडीशन है, ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, रियल सेंटेंस नहीं है. क्लॉज का क्वेश्चन बोलते हैं इसको, राइट. रिजल्ट जब भी फ्यूचर में आता है तो यहाँ प्रेजेंट लिखा जाता है, ठीक है. और ये बेसिकली क्या है, प्रोबेबल कंडीशन है, तो यहाँ पे डू है. सो इफ आई डू दिस, ऑप्शन नंबर बी, इफ आई डू दिस आई शैल बी रॉन्ग. तो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर कनेक्ट होता है फर्दर, लेटर ऑन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एरर है बट है फ्रेज से रिलेटेड. तो सेंटेंस सेइंग प्लीज पुट अवे द कैंडल बिफोर यू लीव द रूम. क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज पुट अवे द कैंडल बिफोर यू लीव. तो पुट अवे को यहां पे गलत लगा रहा है. कोई पर्सन है, मान लो जा रहा है रूम से, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि कैंडल को बुझाते हुए जाना. जब भी आप रूम से जाओ तो कैंडल को बुझा देना. तो जब हम बुझाने की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पुट अवे नहीं लिखते, वहां पे लगाते हैं पुट आउट. पुट आउट जो फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बेसिकली टू एक्सटिंग्विश. व्हाट डज इट मीन, टू एक्सटिंग्विश. तो बुझाने के कॉन्टेक्स्ट में हम पुट आउट यूज करते हैं, पोस्टपोन के कॉन्टेक्स्ट में हम पुट ऑफ यूज करते हैं, और टॉलरेट होता है पुट अप विद. पुट अप विद मतलब किसी को सहन करना. जैसे आप बोलते हैं आई कैन नॉट पुट अप विद हिम एनी लॉन्गर, तो इस बंदे को मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता. नेक्स्ट, were she I, she will not allow you to go anywhere at this time of crisis. Were she I, she will not allow you to go anywhere at this time of crisis. Right? तो यहां पे आप देख सकते हो, अगर वो मैं होती, तो ये बेसिकली इम्प्रोबेबल कंडीशन. ऐसा ना तो प्रेजेंट में हो सकता है, ना फ्यूचर में आगे जाके ऐसा होगा. क्या वह मैं हो जाएगी? नहीं, इम्प्रोबेबल कंडीशन है. तो इम्प्रोबेबल कंडीशन में पास्ट लगता है, तो आंसर बनेगा बी. विल को कन्वर्ट करो वुड, राइट आंसर जाएगा वुड. ठीक है जी. 8th, सेलिब्रेट. चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो सेलिब्रेट का आपको जो है राइट बताना है, तो ऑपोजिट बताना है. एक्चुअली यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, राइट, ऑपोजिट वर्ड. तो सेलिब्रेसी क्या होती है? ब्रह्मचर्य. ठीक है, तो क्या होगा? मैरिड हो जाएगा, विडो हो जाएगा, आइडल होगा, डेविल. डेविल तो नहीं होगा, डेविल तो राक्षस होता है. ठीक है, आइडल निठल्ला होता है, विडोअर मैरिड हो जाएगा, क्योंकि सेलिब्रेसी होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड. स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड इज कॉल्ड सेलिब्रेट. तो फिर राइट ऑपोजिट जो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैरिड. क्वेश्चन नंबर 9th, ये हमारे ऑपोजिट चल रहे हैं, ध्यान रखना. 9th भी हमारा ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट है जेनिथ. तो जेनिथ का राइट ऑपोजिट क्या होता है? व्हाट इज द राइट ऑपोजिट ऑफ जेनिथ? जेनिथ मींस होता है हाईएस्ट पॉइंट. एक दो वर्ड और लिखवा देता हूं जेनिथ के लिए. अपेक्स एक वर्ड होता है, पीक बोल सकते हो, राइट. तो यहां पे क्या होगा? डिस्गस्ट तो हेट होता है, ये है इसका आंसर नादिर. ऑपोजिट जेनिथ का नादिर होता है, इसका मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट. अगर जेनिथ का मीनिंग हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो फिर नादिर का मीनिंग लोएस्ट पॉइंट होता है. एक्सटेसी, एक्सटेसी इज टू जॉय, हैप्पीनेस, है ना, सुख को बोलते हैं. जैसे मेडिटेशन करते हैं ना लोग, उसमें यूज करते हैं इस वर्ड को, एक्सटेसी वर्ड को. इसका जो राइट ऑपोजिट बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अनहैप्पीनेस. पुट द एप्रोप्रिएट फ्रेज. 11 से 12 फ्रेज है. प्लीज डैश टू योर वर्क, प्लीज डैश टू योर वर्क. 11th, तो ये हो जाएगा आपका गेट डाउन. गेट डाउन फ्रेज का मीनिंग होता है बेसिकली टू स्टार्ट योर वर्क अगेन, टू स्टार्ट योर वर्क अगेन, दोबारा से अपने काम पे लग जाना, उसको बोलते हैं गेट डाउन. आंसर बी. चलिए नेक्स्ट 12th, आई एम डूइंग माई बेस्ट टू डैश द ट्रुथ. गेट इन द ट्रुथ, गेट एट द ट्रुथ, गेट आउट द ट्रुथ, गेट अवे द ट्रुथ.
मतलब मैं अपना बिल्कुल बेस्ट दे रहा हूं ताकि मैं सच्चाई तक पहुंच सकूं, ताकि मैं सच्चाई तक पहुंच सकूं, ट्रुथ तक पहुंच सकूं। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? राइट आंसर होता है बेसिकली एट, होता है बेसिकली टारगेट। एट जो लगाते हैं ना, पॉइंट की प्रेपोजिशन भी होती है, पॉइंट की प्रेपोजिशन होती है। एट इज द प्रेपोजिशन ऑफ अटैक, एट इज द प्रेपोजिशन ऑफ टारगेट, एट इज द प्रेपोजिशन ऑफ पॉइंट। जब हम किसी पॉइंट तक पहुंचते हैं, नतीजे तक, तो यहां पे आंसर बी होगा। 13 Phillips 13 to 20. The soldiers were instructed to dash, restraint and handle the situation peacefully. अब सोल्जर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी? क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी? डैश करने के लिए, रिस्ट्रेंट करने के लिए और हैंडल सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करने के लिए। तो अब सोल्जर्स को, सिपाहियों को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है स्टॉप कर देना, कंट्रोल कर देना, प्रिवेंट कर दे, रोक दे, राइट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स क्या होगा? कंट्रोल और प्रिवेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो रिस्ट्रेंट का ही मीनिंग है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल या प्रिवेंट लगाओगे तो रिस्ट्रेंट का मीनिंग इटसेल्फ वही होता है, कंट्रोल और प्रिवेंट, तो वो तो नहीं हो सकता। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाना चाहिए? एनफोर्स जाएगा? नहीं, राइट आंसर होगा एक्सरसाइज। अब जैसे आपको पता है, जब कभी भी कोई इमरजेंसी होती है तो सोल्जर्स, पीछे से आर्मी आती है, तो उनको इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? एक्सरसाइज का मीनिंग एक तो होता है कि जो हम व्यायाम करते हैं, राइट, लेकिन एक एक्सरसाइज का मतलब जांच करना भी होता है, राइट। टू एग्जामिन, यहां इसका मीनिंग जा रहा है टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली, राइट। नेक्स्ट 14. The ties that bind a family together are dash that they can hardly withstand any strain. अच्छा क्वेश्चन है। The ties होता है जो गांठ होती है, जो एक परिवार को बांध के रखती है, इकट्ठी बांध के रखती है, बुरा वो डैश होती है, टेनेसियस होती है, ट्विस्टेड होती है, टेन्यूस होती है, टेंटेटिव। ये देखो डी और बी तो आएंगे नहीं, और ये आपस में दोनों ऑपोजिट हैं। अब एक तो इसमें टफ होता है, एक इसमें नाजुक होता है। तो देखो जो टाई, जो गांठ होती है ना, जो परिवार को बांध के लेके चलती है, परिवार एकता में फैमिली आगे बढ़ती है, बोल रहा है वो कोई स्ट्रेन नहीं झेल पाती, इसका मतलब वो सॉफ्ट होती है ना। आपको पता है कि बड़े बड़े रिलेशन जो है मिसअंडरस्टैंडिंग से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, फैमिली बिखर जाती है, भाइयों में दरारें पड़ जाती हैं अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए लाइफ में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट दैट इज सी। टेन्यूस का मतलब होता है वीक और टेनेसियस होता है टफ, ठीक है, ये हार्ड नहीं होती हो गांठ, वो आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा, राइट। चलो 15 देख लो। द यंग मैन लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट एंड फाउंड दैट ही हैड बिकम अ डैश ए एंड डैश टू द डेकवाइट्स। डेकवाइट्स का मतलब होता है जो डाकू होते हैं, लुटेरे वगैरह होते हैं, उनको हम बोलते हैं डेकवाइट्स। तो जो यंग मैन था उसने अपना रास्ता भूल गया और उसने पाया कि उसका शिकार हो गया, ठीक है। सो एनिमी, दुश्मन, एडवर्सरी भी वही होता है, ठीक है। आंसर होगा क्वेरी। इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स बीइंग हंटेड, खुद का ही शिकार हो जाना। इट मींस बीइंग हंटेड। रिमेंबर 16. द ब्यूरोक्रेट वाज डैश फॉर हिज रोल इन द स्कैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आता रहता है ये बैंक के एग्जाम्स में, आरबीआई असिस्टेंट में भी आया। द ब्यूरोक्रेट वाज डैश फॉर हिज रोल इन द स्कैम, ठीक है। तो क्या होता हो, इसका बोलेंगे हम इंडिक्टेड, और इंडिक्टेड का मतलब होता है ब्लेम लगना। ब्लेम लगना मतलब उसके ऊपर आरोप लगा था कि उसका भी जो है स्कैम में, मतलब उसका भी हाथ था, राइट। तो 16 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 17. इफ एन इंडेलिबल इंक, इंडेलिबल इंक होता है परमानेंट इंक, इज यूज्ड दिस वॉन्ट बी डैश। क्या? ऑब्जर्व्ड, बिल्कुल गलत है। ऑब्लिगेटेड, फोर्स करने की बात चल रही है। परमानेंट इंक अगर बोल रहा है यूज करोगे आप तो उसको मिटाना मुश्किल होगा, उसको मिटाया नहीं जा सकता, ऑब्लिगेट थोड़ी करेंगे। आंसर आएगा सी, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है which can't be removed easily, something which can't be removed easily, right। और उसके बाद ये जो निचला वर्ड है obviated, obviated मतलब होता है to remove a difficulty। It means to remove a difficulty। तो राइट आंसर तो यहां पे बनेगा हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 18. The doctor tried both penicillin and sulfa
ब्रोमेलमाइड द पेनिसिलिन प्रूव्ड, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, पेनिसिलिन ही होगा, पेनिसिलिन प्रूव्ड टू बी द डैश इफेक्टिव ड्रग। अब आपको पता है कि जब भी हम दो की बात करते हैं तो ग्रामर के अंदर एडजेक्टिव की हमेशा ही स्टूडेंट्स ध्यान रखना आपने, कौन सी डिग्री अप्लाई की जाती है, कंपैरेटिव डिग्री, है ना। तो वेरी तो नहीं आएगा, मोस्ट सुपरलेटिव होती है, गुड पॉजिटिव होती है, मोर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है मच और मेनी की जो कंपैरेटिव होती है वो होती है सुपर, मोर एंड मोस्ट, मच मोर मोस्ट, मेनी मोर मोस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे बात दो की कर रहे हैं। जब भी हम दो की बात करते हैं तो वहां पे एडजेक्टिव की हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाई जाती है। 19, he bought new shoes last month but they are already dash out, given out, gone out, knocked out, worn out। worn out का मतलब होता है कोई चीज जो फट जाती है दोबारा से, मतलब पुराने हो गए, फट गए हो। so he bought new shoes last month but they are already worn out, right। so एक फ्रेज है, ध्यान रखना है इसको। चलिए 20, the mounting pressure was so overwhelming। overwhelming का मीनिंग होता है बेसिकली इमोशनल। that he ultimately dashed to her wish। agreed in होता ही नहीं है, टू होता है, अग्री क्या, टू लगता है, विद लगता है, काउड इन भी नहीं होता, ठीक है, एलडी टू होता है। अगर आपको प्रेपोजिशन का अच्छा नॉलेज है तो आप एलिमिनेट मार दोगे इन ऑप्शंस को, आंसर आएगा सी, गिव इन। इसका मतलब होता है सरेंडर कर देना, हथियार डाल देना। हथियार ऐसे नहीं डाले कि आपने, आपके शस्त्र है वो डाल दिया आपने, मान गए मतलब। द माउंटिंग प्रेशर वाज सो ओवरवेलमिंग दैट ही अल्टीमेटली गेव इन टू हर विश। उस लड़की के जो विश थी उसको उसने उसके आगे सरेंडर कर दिया कि चलो ठीक है, मान जाना, फाइनली अग्री कर जाना, सरेंडर कर देना। चलो 21, ऑपोजिट, एंटोनिम्स। सो कैमरडरी का ऑपोजिट बताना है। कैमरडरी का ऑपोजिट क्या होता है? कैमरडरी का जो मीनिंग है वो ये है, इसका मीन नाउन होता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, राइट। तो इसका जो ऑपोजिट जाएगा दैट इज एनिमिटी। नेक्स्ट, एक्सास्परेटिंग। एक्सास्परेटिंग का मतलब होता है ऑपोजिट देना हमें। इसका जो मीनिंग होता है ना, इन्फ्यूरिएट का सिमिलर होता है, एक वर्ड और होता है इससे मिलता जुलता, मैं लिख देता हूं, दैट इज इन्फ्यूरिएट। और इन्फ्यूरिएट और एक्सास्परेटिंग दोनों का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। तो गुस्से के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रेसिंग, एनोइंग, सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे, सूथिंग आ जाएगा, ऑपोजिट आ जाएगा इसका सूथिंग, राइट। 23, ब्रैश। तो ब्रैश का क्या हो जाएगा? एग्रेसिव, ऑपोजिट, कंसीटेड, हम्बल, रेस्प्लेंडेंट। अब देखो आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हो, एग्रेसिव और कंसीट भी वो धोखा देना होता है, ये भी हो जाता है, हम्बल हो जाएगा सी। ब्रैश मतलब जो थोड़ा रूड टाइप होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, थ्रूआउट द पास्ट फ्यू इयर्स एन emerging body of evidence has shown people simply don't see potential in women in the same way that they do on men। अब जब यहां पे आप देखो पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, पैरेललिज्म होता है जो चीज पहले चल रही है, अगर यहाँ पे वमेन के साथ वो इन लगा रहा है तो फिर आगे मेन के साथ भी क्या आएगा स्टूडेंट्स? इन ही तो आएगा। तो ऑप्शन बनेगा हमारा यहाँ पे डी, राइट। सो थ्रूआउट द पास्ट फ्यू इयर्स an emerging body of evidence has shown people simply don't see potential in women in the same way that they do in men। 25, idiom। इटैलिसाइज्ड में idioms है। apply on the wheel। apply on the wheel का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, जब आप जो है क्या करते हो, किसी को, सामने वाले को इंफीरियर मानते हो या आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वहां पे यूज करते हैं फ्लाई ऑन द व्हील का मतलब होता है अ पर्सन हु ओवर एस्टिमेट्स हिज और हर इंपॉर्टेंस। ये है, बाकी ऑप्शंस कर लेते हैं। 26, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। दे से दैट वुमेन लिव लॉन्गर देन मेन। दे से दैट वुमेन लिव लॉन्गर देन मेन। अब वुमेन आर एक्सपेक्टेड to live longer than men, wrong, meaning change हो रहा है। women live the longest, wrong है। women live as long as men do, बिल्कुल wrong है, D है इसका आंसर। women are said to live longer than men। तो आपको सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए।
27। फाइंड द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। मेंड हिज वेज, बड़ा कॉमन है, बता सकते हैं। मेंड है ना, मेंड का मतलब होता है सुधारना, इंप्रूव करना बेसिकली। सो मेंड हिज वेज मतलब one could tell by his cheerfulness and politeness that he was trying to mend his ways, make peace with the person, removing fences lying in his way, creating problems for others, showing undue importance। तो make peace with a person है ना, mend his ways, removing fences lying in his way, creating problems for others, showing undue importance। तो one could tell by his cheerfulness and politeness that he was trying to mend his fences। तो मतलब वो क्या कर रहा है, मेक पीस विद अ पर्सन। मेंड हिज वेज मतलब वो शांति को बनाना चाहता है, पॉजिटिव इडियम है, इसलिए आंसर ए होगा इसका। 28 इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। पीपल बिलीव्ड रॉन्गली दैट टेकिंग अ कोल्ड शावर इज मच मोर सूथिंग देन टेकिंग अ हॉट शावर। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो पता है इसका रूल क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो लिख रहा है ना यहाँ पे बिलीव्ड रॉन्गली, ये गलत है। एक्चुअली ये होता है, रूल ये है कि सब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है, फिर आपका जो है एडवर्ब ऑफ मैनर लिखा जाता है, फिर आपका जो है मेन वर्ब लिखी जाती है। लेकिन ये फॉर्मेट नहीं लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट लिख रहा है, फिर ये मेन वर्ब लिख रहा है, फिर ये एडवर्ब ऑफ मैनर लिख रहा है, ऑफ मैनर लिख रहा है। तो यहां पे होगा इट शुड बी पीपल बिलीव्ड रॉन्गली, रॉन्ग है, यहां पे होगा पीपल रॉन्गली बिलीव्ड। हाउ पीपल बिलीव रॉन्गली। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखा जाता है पहले। 29 she upbraided the little girl who got frightened। she upbraided, अब इसका आपको मीनिंग देना है यहाँ पे, ठीक है। इस अंडरलाइन जो वर्ड है वो क्या आपका क्वेश्चन है, इसका आपको मीनिंग देना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो she upbraided the girl who got frightened, scolded, भाई उसने इतना उस छोटी लड़की को, छोटी बेबी को उसने इतना डांट दिया कि वो जो है बिल्कुल घबरा गई, ठीक है। got frightened, frightened मतलब डर गई। 30th and last question, the deployment of paramilitary forces in Punjab has helped the provincial government a lot, so activated, use, employment, spreading out। तो obviously डिप्लॉय करना, तैनात करना है ना, इमरजेंसी पड़ती है तो आपको पता है कि बहुत सारी मिलिट्री को डिप्लॉय किया जाता है। so डिप्लॉयमेंट मीन्स स्प्रेडिंग आउट, बिखेर देना, उस कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये 30 क्वेश्चंस मैंने आज से आपसे डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।